उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा इसमें। जनवरी में जो तुम्हारा पेपर होना है, तो जो भी 8-10 पेपर जो भी डिस्कस होंगे ना, उसको बहुत ध्यान से सुनना है। चलो अभी देखना है, आज वाले पेपर में गर्व के हाईएस्ट थे, सेकंड हाईएस्ट किसके हैं? सेकंड हाईएस्ट किसके थे? हिमांग के थे शायद। अच्छा हिमांक के। और थर्ड किसके हैं? हिमांक है नहीं क्लास में क्या? फिर क्रिश के हैं थर्ड। थर्ड कृषि। अच्छा अच्छा, नवीन के फोर्थ है फिर। सर आपने बताया था चलो क्या, वो नेट नहीं चल रहा था। तो नहीं, बस कुछ नहीं, मैंने ऐसे ही पूछा था कि आज के पेपर में किसके सेकंड हाईएस्ट थे। अच्छा नोट करना अभी अच्छा हिमांक। हाँ अब जल्दी से क्वेश्चन नोट करें, 25 क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना है। जो 12th वाला बच्चा अटेंड कर रहा है, जितना समझ आएगा उतना करना है। फिर भी कोई डाउट अटक जाए जो तुमने पढ़ा हुआ है तो मेरे से पूछ लेना। देखो इसमें क्वेश्चन सुनने ढंग से। पहला है फ्लास्क कंटेन्स मिक्सचर ऑफ आइसोहेक्सेन एंड 3 मिथाइल हेक्सेन। आइसोहेक्सेन है, ये रहा आइसोहेक्सेन, ध्यान देंगे, ये आइसोहेक्सेन है। और दूसरा बनाया 3 मिथाइल पेंटेन, ये 3 मिथाइल पेंटेन है। बोला पहले तो दिमाग में रख लेंगे, दोनों ही यहाँ पे दिख रहा है कि इक्वली ब्रांच्ड है, इक्वली ब्रांच्ड है, लेकिन हम ज्यादा ब्रांचिंग किसको मानते हैं? जब ग्रुप पास में हो, मेन जहां से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं वहां से ग्रुप अगर पास में है तो ब्रांचिंग ज्यादा कंसीडर्ड होती है, एक्सपेरिमेंटली है ये। तो इसलिए ये ज्यादा ब्रांच है, इसलिए ब्रांचिंग बढ़ती है तो सरफेस एरिया कम हो जाता है, वेंडर फोर्सेस कम हो जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। सही ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगर कोई सॉलिबिलिटी कहेगा तो वो बढ़ जाती है ब्रांचिंग होने से, सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है, इतने पार्ट देखना बस। तो इसलिए दिमाग में रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है आइसोहेक्सेन का कम होगा क्योंकि इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है। सेम है तो चेक करना, मॉलिक्यूल अगर सेम है तो ब्रांचिंग ज्यादा, सरफेस एरिया कम, वेंडर फोर्सेस कम, बॉइलिंग पॉइंट कम। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम किसका है? आइसोहेक्सेन का। सही ना, आइसोहेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट कम है। अब इसने बोला है कि एक बॉइल कर रहा है 63 पे, एक बॉइल कर रहा है 60 पे, तो 60 पे बॉइल करेगा ये। अच्छा क्वेश्चन था काफी ये, ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं आया कभी। और 63 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करेगा ये 63 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करेगा। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस है, तो उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज होता है, तो पता है सबको। दोनों के सिंपल डिस्टिलेशन तो कम से कम भी नहीं तो 50 केल्विन 60 केल्विन के आसपास का डिफरेंस है, तो यूज करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। याद है कि नहीं ये मैंने डिस्कस किया हुआ है प्योरिफिकेशन में, गर्व याद है कि नहीं है? यस सर। हाँ तो इसलिए आंसर आ जाएगा इसका थर्ड, थर्ड आंसर आ जाएगा इसका। फिर फर्स्ट आंसर जी पूछा हुआ है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। सिलिकॉन का अगर अरेंज करना है इसको तो बस तुम्हें ध्यान होना चाहिए, मैग्नीशियम जो है इसमें एक्सेप्शन आता है क्योंकि ये नियॉन 3s2 यानी एस फुली फिल्ड है, तो इसकी आयनेशन जी एल्यूमिनियम से ज्यादा हो जाएगी। सबसे ज्यादा तो सिलिकॉन की होगी, फिर मैग्नीशियम की, फिर एल्यूमिनियम की, लीस्ट होगी सोडियम की। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चेक कर लेंगे तो आंसर 1 में आ जाएगा। सोडियम की लीस्ट है 496, उसके बाद मैग्नीशियम चेक कर लो, मैग्नीशियम की 737, फिर 577 और सबसे ज्यादा होगी सिलिकॉन की 786। थर्ड क्वेश्चन, मोस्ट सुटेबल रेजेंट फॉर द गिवन कन्वर्जन इज। रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ाए हैं उससे चेक करोगे तो आंसर आ जाएगा। जो LiAlH4 है, जो LiAlH4 है वो CONH2 को देखो, ग्रुप कौन कौन से है? CONH2 है, कंपाउंड देखोगे ग्रुप CONH2 है, COCH3 है, यानी कीटोन है, एमाइड है, COOH है। रिड्यूसिंग एजेंट मेरे लास्ट टॉपिक खत्म हुआ था ऑर्गेनिक के अंदर। और एक ग्रुप है CN, एक ग्रुप CN है। ये 4 ग्रुप प्रेजेंट है किसी एक कंपाउंड में। अब इसमें हमने रिड्यूसिंग एजेंट डाला अगर LLH4, अगर रिड्यूसिंग एजेंट डाला LiAlH4, तो LLH4 तो LiAlH4 चारों को कर देगा। CONH2 को CH2NH2 बना देगा, COCH3 को CHOH CH3 बना देगा, COOH को CH2OH बना देगा, CN को CH2NH2 बना देगा। और हमें कन्वर्ट करना है सिर्फ किसको कन्वर्ट करना है हमें? COOH से CH2OH, सिर्फ यही कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में। देख लो यही बना हुआ ना COOH का CH2OH, ये करना है। तो ये काम तो सिर्फ डाइबोरेन करेगा। NaBH4 जो है, NaBH4 वो इसको करेगा ही नहीं। NaBH4
कीटोन को आसानी से करेगा। NaBH4 कीटोन को आसानी से करता है, कीटोन को और एल्डिहाइड आसानी से कर देता है, या एसिड क्लोराइड को, तो उसको भी यूजिंग करना। H2PD भी लगभग सबको कर देगा, टेम्परेचर का थोड़ा रिक्वायरमेंट ज्यादा हो सकता है एसिड के लिए। तो बचा B2H6, B2H6 COH को सिर्फ करता है और COH को CH2OH में कर देगा। तो ये आंसर आ जाएगा इसका B2H6। क्लियर, B2H6। नेक्स्ट है थर्ड आयनेशन एनर्जी इज मिनिमम फॉर, थर्ड आयनेशन एनर्जी इज मिनिमम फॉर। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 4 है ये, आयरन, निकल, कोबाल्ट और मैंगनीज। देखो आयरन होता है आर्गन 4s2 3d6, तो थर्ड आयनेशन एनर्जी मिनिमम बोली है, थर्ड आयनेशन एनर्जी मिनिमम किसके लिए होगी? तो थर्ड आयनेशन एनर्जी अगर मिनिमम बोली है तो मिनिमम होगी 4s2 3d6। 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकल गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये बचेगा 3d6। तो 3d6 में भी तो आसानी से निकल सकता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसके लिए मिनिमम हो सकती है। अगला देखो 4s2 3d8, इसमें तो कोई 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तीसरा निकल सकता है, लेकिन तीसरा निकलने के बाद भी 3d7 आएगा, ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं है। इसमें 4s2 3d7 है, इसमें भी तीसरा निकल सकता है, तीसरा निकलने के बाद कोई स्टेबिलिटी नहीं है इतनी। Mn में दूसरा निकलते साथ ही स्टेबिलिटी हो गई, देखो 4s2 3d5, 2 निकाल दिए, अब 3d5 से इसकी तो थर्ड हाईएस्ट होगी, ये तो हो ही नहीं सकता, इसकी थर्ड क्या होगी? हाईएस्ट। तो सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा? आयरन, क्योंकि इसमें तीसरा निकल सकता है तो 3d5 बनेगा ये निकलने के बाद, इसलिए आयरन आ जाएगा। प्रीडोमिनेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट इन इथाइल एसीटेट ए लिक्विड, ये तो तुमने पढ़ रखा है 11th क्लास में बहुत डिटेल में। इथाइल एसीटेट के अंदर कौन से फोर्सेस है? इथाइल एसीटेट पोलर है, डाइपोल डाइपोल तो होगा ही होगा, पोलर है तो डाइपोल डाइपोल तो होगा ही। और एक मैंने तुम्हें बता रखा है, डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस हर एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, याद है कि नहीं? ये एक इंस्टेंट में मान लेंगे कि सारे जो चार्जेस है एक साइड आ गए, याद आया कुछ कि नहीं है? यस सर। ये केमिकल बॉन्डिंग में करा रखा है, लंडन और डिस्पर्जन फोर्सेस तो हर एक मॉलिक्यूल में होते हैं। मेजर फोर्सेस के अंदर डाइपोल डाइपोल, क्योंकि ये पोलर है, तो इसलिए लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस आएगी और डाइपोल डाइपोल आएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आप पिक द ऑड वन आउट करोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एलिमिनेट हो जाएंगे। पहले में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे रखा है, दूसरे में भी दे रखा है, चौथे में भी दे रखा है, सिर्फ तीसरे में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन जो कि लेबोरेटरी से केमिस्ट्री लैब से रिलेटेड है, और ये मैंने तुम्हें करा रखा है 11th क्लास में। द स्ट्रेंथ ऑफ एक्वस NaOH, स्ट्रेंथ ऑफ एक्वस NaOH इज मोस्ट एक्यूरेटली डिटरमाइंड बाय टाइट्रेटिंग। NaOH की स्ट्रेंथ अगर डिटरमाइन करनी है तो एसिड से टाइट्रेट करेंगे, और एसिड लेना पड़ेगा वीक, क्योंकि वीक एसिड का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता, इसीलिए इसी को हम प्राइमरी स्टैंडर्ड मानते हैं, इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड मानते हैं। वीक एसिड का कंसंट्रेशन ऑन टाइट्रेटिंग, ऑन न्यूट्रलाइजेशन चेंज नहीं होगा, वीक एसिड है क्योंकि बहुत कम H+ आयंस रिलीज करता है, इसलिए हम प्राइमरी स्टैंडर्ड, कभी किसी स्ट्रॉन्ग बेस का कंसंट्रेशन निकालना है तो वीक एसिड को लेंगे, और जिसका कंसंट्रेशन निकालना होता है उसको हम लेते हैं ब्यूरेट। जिसका कंसंट्रेशन ब्यूरेट बताया था ना, इस टाइप का कुछ था, ये तुमने लैब में देखा होगा, ध्यान है कि नहीं है? और नीचे फ्लास्क होता है, जिसका कंसंट्रेशन निकालना है उसको हम लेंगे ब्यूरेट में, जिसका कंसंट्रेशन निकालना है उसको ब्यूरेट में लेंगे, और फ्लास्क में लेंगे जिससे हम टाइट्रेट कर रहे हैं, यानी H2C2O4। तो इसलिए ऑप्शन अगर चेक करोगे, एक्वस NaOH इन ब्यूरेट एंड ऑक्सैलिक एसिड इन कॉन्ग्रेगल फ्लास्क। 7th क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स दैट कैन शो फेशियल एंड मेरिडाइनल आइसोमेर, तो ये तो पता होगा तुम्हें, Ma3B3 टाइप होता है, याद है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। तो ये ऑप्शन देख लोगे डायरेक्ट मिल जाएगा तुम्हें, थर्ड ऑप्शन CONH3 होल थ्राइस NO2 होल थ्राइस Ma3B3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेर है। 8th क्वेश्चन, हाँ ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। द स्टोइशियोमेट्री एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए सॉल्ट विद द सॉल्युबिलिटी कर्व गिवन बिलो इज, ये कर्व है, डिटेल दे रखी है इस टाइप से। अब इसने बोला है स्टोइशियोमेट्री एंड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, स्टोइशियोमेट्री बतानी है, यहाँ पे y है, इधर है x सॉरी, यहाँ पे x है, तो इसकी तुम्हें स्टोइशियोमेट्री बतानी है। स्टोइशियोमेट्री यानी ये कंपाउंड कैसा है, XY है, XY2 है, XY3 है, तो ये तो तुम ऑप्शन देखोगे तो पता लगेगा। अगर मैं ऑप्शन देख रहा हूँ तो सब में दे रखा है यूनिट मोलर क्यूब, दिख रहा है ना सब में, तो यहाँ से स्टोइशियोमेट्री पता लग जाएगी। या तो कंपाउंड क्या होगा, मोलर क्यूब का मतलब क्या है, या तो कंपाउंड होगा X2Y या कंपाउंड होगा XY2, तभी तो KSP क्या आएगा, अगर ये है तो KSP आएगा X+ आयंस का स्क्वायर, X
एक मिनट, x प्लस आयंस का स्क्वायर आएगा और y माइनस का y माइनस एज इट इज रहेगा, ठीक है ना, y माइनस y2 माइनस ये एज इट इज रहेगा, तभी तो आएगा मोलर क्यूब, मोलर स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से मोलर आएगा तो मोलर क्यूब आ जाएगा। या अगर ये वाली चीज है तो केस पी आ जाएगा x2 प्लस इंटू वाई माइनस का स्क्वायर। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, xy2 होगा या x2y होगा। तो xy2 और x2y ये कहाँ पे किस ऑप्शन में है? सब में यही है, एक बार चेक करना। Yes, sir. 1, 2, 3, सर 3. एक में नहीं है, सर लास्ट वाले में नहीं है। हाँ, फोर्थ ऑप्शन में नहीं है, फोर्थ ऑप्शन में नहीं है, तो यानी फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब दोनों को चेक करो एक बार, तुम दोनों को चेक कर लो वैल्यूज पुट करके। वैल्यूज पुट करोगे जब देखो यहाँ पे ये देखा ना, ये अगर यहाँ पे 1 और 2 देखो, इसका 1 देखो तो इसका 2 आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं कर्व में? देखो कर्व के अंदर ये 1 है तो ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है कि अगर x1 है तो y2 आ रहा है, y डबल आ रहा है। वो कब होगा? वो कब होगा? x1 y2 वो कब आएगा? जब हम चार्ज क्या लें? xy2 माने, सॉल्ट को क्या माने? xy2, तभी तो टूटेगा x2 प्लस प्लस 2y माइनस। ये सॉलिडिटी अगर s तो ये क्या होगी? 2s डबल होगी ना, एक पॉसिबिलिटी ये। और दूसरा केस चेक करो, जब ये 2 है, x2 है और y है 1, y1 है, x2y1, x2y1 यानी ये वाला केस x2y1 तो 2x प्लस प्लस y माइनस आएगा। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? दो केस देखते हैं, दो केस ही देखेंगे बस, और इसके अलावा तो कर्व में कोई डिटेल दे नहीं रखा है। तो अब इसमें अगर मैं पुट करूं xy2 वाले में, x की वैल्यू दे रखी है, फिर x की वैल्यू है इसमें 1 यानी 10 मिलीमोलर में है, ये 10⁻³ है तो ये 2 × 10⁻³ है, ये 2 × 10⁻³ है। तो अगर तुम निकालोगे इसमें KSP तो ये आएगा 10⁻³ इंटू 2 × 10⁻³ का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा यहाँ से? 4 × 10⁻⁹। क्लियर हुआ कि नहीं है? तो ये मैच कर रहा है किसी से? ये मैच कर रहा है थर्ड ऑप्शन से, थर्ड ऑप्शन से। और अगर दूसरा तुम निकालोगे x2y वाला, जब ये 2 है, 2 × 10⁻³ और ये है 1, 10⁻³, यही है ना? एक बार चेक करना, x को 2 रखा, y को 1, तब देखना क्या आ रहा है आंसर x2y में। तो इसमें भी 4 × 10⁻⁹ ही आएगा, तो x2y में तो कोई ऑप्शन दे नहीं रखा ऐसा, तो इससे आंसर आ जाएगा थर्ड। गर्व समझ आया ये वाला क्वेश्चन? थर्ड आंसर आ जाएगा इसमें। फिर Yes, sir. ये कैसे देखना? क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस को दोनों को चेक करना पड़ेगा। एक बार हैंड रेज़ करना जिसको 8th क्वेश्चन समझ आ गया है, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन और आंसर दोनों को देख के आंसर मिलेगा। डाउट होगा दोबारा चेक करना, ये समझ आ जाना चाहिए। मनन, अक्षिता, इशिता, निकिता, गर्व सिंगल, गर्व, नयन, हिमांग, क्रिश, ध्वनि, अक्षत, नवीन, आरुषि, बाकी अर्शी, ध्रुव, दिव्यांशी। दिव्यांशी अटेंड कर रही है, दिव्यांशी समझ नहीं आया क्वेश्चन ये वाला? दिव्यांशी, जिया, काजल, निशी, निशी को भी समझ नहीं आया? निशी, यस निशी, सर। निशी समझ नहीं आया क्वेश्चन ये? नहीं सर, नहीं आया। देखो निशी एक बार दोबारा, बाकी पीछे वाले समझ आ गए हैं? हाँ सर, बाकी सब समझ आ गए थे। अच्छा निशी, एक चीज देखो सिंपली, ये तुम्हें समझ आ गया कि यूनिट दे रखी है मोलर क्यूब, तो या तो सॉल्ट होगी xy2 या सॉल्ट होगी x2y। ये बात समझ आएगी नहीं? हाँ क्योंकि इसी से मोलर क्यूब आएगा ना, 2x प्लस प्लस y2 माइनस। इधर भी क्या हाँ आएगा? 2x प्लस, एक मिनट, इधर तो x2 प्लस है ना, x2 प्लस आएगा, x2 प्लस प्लस 2y माइनस, है ना, x2 प्लस प्लस 2y माइनस, यानी y डबल आ रहा है किसका? x का। और इस वाले केस में क्या होगा? x डबल आ रहा है y का। ये समझ आ गई बात कि नहीं? यस सर। अब कर्व चेक करो, जब जिस पॉइंट पे x1 है, y2 आ रहा है कि नहीं? लाइन डाल के देखो, x1 है तो y2 आ रहा है कि नहीं? हाँ कर्व में देखो एक बार, आ रहा है ना? ये ऐसे है ना कर्व, देखो
x 1 आ रहा है तो y आ रहा है 2, है कि नहीं? नीचे 1 ये 2, ये हाँ y है ये x। तो यानी x को अगर मैं 10 और मिली मोलर में है, ये 10⁻³ मिली मोलर, ये 2 × 10⁻³ मिली मोलर आएगा कि नहीं? 2 × 10⁻³। यस सर। तो अब इसमें KSP क्या आएगा? x 10⁻³ इंटू 2 × 10⁻³ का स्क्वायर आएगा कि नहीं? हाँ KSP का होगा। तो ये 4 × 10⁻৯ आ गया। और देखो थर्ड ऑप्शन से मैच कर रहा है कि नहीं xy2 के लिए? हाँ दूसरा क्या है? दूसरा x2y में 2x प्लस प्लस y2 माइनस है। इसमें अगर तुम चेक करो x डबल यानी 2 × 10⁻³ है, और ये x है, y है 10⁻³। इसमें x2y में 4 × 10⁻9 आ रहा है कहीं पे? नहीं। एक बार हैंड सेस करना जिसको समझ आ गया दोबारा से। हाँ, अभी सबको क्लियर है ये? चलो अब सबको क्लियर है ये। एक बार चेक कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, मतलब ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों को देखते हैं, आंसर निकालना है इसमें। तो इसमें थोड़ा टाइम लग गया क्वेश्चन में। अब नाइन्थ क्वेश्चन है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डीहाइड्रोहैलोजिनेशन even reaction in the for the following compounds। even reaction के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करना है, सही ना? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करना है अगर इसमें, तो पहला ऑप्शन है 1 क्लोरो 1 2 3 4 ब्यूटेन। तो इसमें डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें करेंगे नेक्स्ट वाले में डी में, तो इसमें ये आ जाएगा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन E1 यानी कार्बोकटायन बनेगा। कार्बोकटायन भी चेक करते रहना किसका क्या बन रहा है। इसका कार्बोकटायन बनेगा ये वाला, इसका कार्बोकटायन बनेगा, इसका कार्बोकटायन बनेगा ये ए का कार्बोकटायन, ये बी का कार्बोकटायन, जिसमें रीअरेंज होके एलाइल की फॉर्म स्टेबल आएगी। और सी का कार्बोकटायन आएगा ये प्लस, और डी का कार्बोकटायन आएगा ये। तो विदाउट एनी डाउट ये तुम्हें दिख गया होगा कि डी वाले में सबसे स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा, डी वाले में सबसे स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा ये रहा प्लस। एलाइल की फॉर्म भी आ रही है, इधर से रेजोनेंस हो रही है और इधर से CH3, इधर से CH3 हाइड्रोजनेशन भी हो रहा है, सबसे स्टेबल कार्बोकटायन है। तो इसलिए डी वाला विदाउट एनी डाउट सबसे आगे होगा, डी वाला सबसे आगे होगा। अब डी के बाद तुम्हें डाउट रहेगा, डी ये है सी और ये है डी, डी वाला सबसे आगे होगा। डी के बाद आना चाहिए या तो बी सी, सॉरी सी सेकेंडरी है, और इसमें रीअरेंज हो जाएगा अगर ये प्लस यहाँ आ जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा तो रीअरेंज होके हाईली स्टेबल बन सकता है। तो सी और बी में डाउट है, डी सबसे ज्यादा, फिर बी और सी इसमें डाउट है, छोड़ दो इससे। ए तो लीस्ट है ही, डी और ए का हमें कंफर्म है, बी और सी में डाउट है, वो एक्सपेरिमेंटली चेक होगा। तो इसमें ऑप्शन देख करके फिर आंसर निकालना पड़ेगा, इसके अंदर भी ऑप्शन थोड़ा देखना पड़ेगा फिर आंसर निकालना। और अगर तुम ऑप्शन चेक करोगे ना तो इसने कुछ ऑप्शन में सोचा ही नहीं है, क्योंकि डी जो थर्ड ऑप्शन है उसमें डी सबसे ज्यादा दे रखा है, ए लीस्ट दे रखा है, बाकी कुछ है ही नहीं। ए को देख के भी आंसर निकल जाएगा, सही ना? डी को देखकर, डी देखो सबसे जल्दी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा, आंसर आ गया सीधा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। 10th question, the number of bonds between sulfur and oxygen atoms in H2O8 2 negative। H2O8 2 negative का स्ट्रक्चर 11th क्लास में बता रखा है मैंने, ऑक्सो एसिड्स के अंदर H2O8 2 negative, ये आ जाएगा। पेरोक्साइड लिंकेज है। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा हो तो तुम कंपाउंड को सोचो, H2H2O8 हाइड्रोजन चैप्टर में बताया हुआ मैंने, H2O8 2 negative, सही ना? मार्शल्स एसिड जो था उसका आयन है ये आ जाएगा स्ट्रक्चर। और उसका दूसरा कौन सा, एंड नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन सल्फर एंड सल्फर एटम्स इन रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर ये था, पूछा गया इसके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन सल्फर सल्फर, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन सल्फर ऑक्सीजन। तो सल्फर ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड है चेक कर लो एक बार, 4 ये रहे इसके और 4 ये रहे, 8 आ गए कि नहीं सल्फर ऑक्सीजन के बॉन्ड्स? आ गए 8 की नहीं? और इसमें भी देखो 1 2 3 4 5
6, 7 और 8, 8 इसमें आ गए, तो दोनों का आंसर 8 8 आ जाएगा। 11th क्वेश्चन काइनेटिक्स चैप्टर का है, केमिकल काइनेटिक्स 12th क्लास का। द रेट ऑफ ए सर्टेन बायोकेमिकल रिएक्शन इन एट फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर occurs 106 times faster than with enzyme than without। मतलब कैटलिस्ट अगर हम किसी रिएक्शन में एंजाइम यानी कैटलिस्ट डाल देते हैं तो रिएक्शन की स्पीड जो है 106 टाइम्स हो गई है, सही ना। रिएक्शन की स्पीड कितनी हो गई है? 106 टाइम्स। तो तुम्हें फॉर्मूला पता होगा कैटलिस्ट डालने पर, फॉर्मूला क्या बनता है? log K2/K1 log K2/K1 इज इक्वल टू E1 माइनस E2 डिवाइड बाय 2.303 RT। ये फॉर्मूला डिराइव कराया हुआ है मैंने बेसिक इक्वेशन को लेकर, K इक्वल टू A E K और माइनस E बाय RT। K इक्वल टू A E K और माइनस E बाय RT को लेंगे, टेम्परेचर सेम रखना है, कैटलिस्ट डाला, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो गई, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया 106 नहीं है, ये 10⁻6 होना चाहिए, एक बार देखना 10⁻6 होगा ये, तो log ऑफ 10⁻6 आ जाएगा। E1 माइनस E2 निकालना है हमें, ये निकालना है ना इसके अंदर, चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी ये निकालना है हमें, और 2.303 R इंटू टी दे रखा है हमें, टी है इसके अंदर, नहीं टी की फॉर्म में निकालना है, इंटू टी, तो E1 माइनस E2 निकाल लेना, आ जाएगा आंसर कि नहीं? Yes, sir. सही ना, 6 इंटू 2.303 RT, 6 इंटू 2.303 RT, ये आंसर आ जाएगा, एक बार चेक कर लेना इसको। और E1 माइनस E2 निकालोगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव और चेक करना है इसके अंदर, सही ना। नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, देखो एक बार, चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन एडिंग एंजाइम, एंजाइम डालेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, यानी आंसर आएगा नेगेटिव, तो आंसर आ जाएगा इसका 4। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. फिर 12th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन देखोगे, 12th क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल्स का, क्लास 12th का। Which the following statement is not true for glucose? The pentacetate of glucose does not react with hydroxylamine। बिल्कुल सही है, साइक्लिक फॉर्म में होता है। ग्लूकोज गिव्स शिफ्ट टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, गलत है। शिफ्ट रिएजेंट के आते ही ग्लूकोज चला जाता है साइक्लिक फॉर्म में, तो टेस्ट नहीं देगा। जबकि एल्डिहाइड्स देते हैं और ग्लूकोज भी एल्डिहाइड है, तब भी ये टेस्ट नहीं दे रहा, क्योंकि ग्लूकोज चला गया साइक्लिक फॉर्म में। ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, अल्फा एंड बीटा लिखा हुआ है, तो ये सही है। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिलामीन टू फॉर्म ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है। तो इसे आंसर इसका गलत आएगा, जो नॉट ट्रू है वो ग्लूकोज गिव्स शिफ्ट टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। देखो पेंटाएसिटेट बात समझ रहे कि नहीं, ग्लूकोज गिव्स शिफ्ट टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, ये नॉट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन, ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर, ये 11th क्लास का क्वेश्चन है, स्टेट्सोमीटर का, और इजी है। स्टेट्सोमीटर को जनरल क्वेश्चन भी मान सकते हो। वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ दे रखा है 3 डिफरेंट लिक्विड्स के लिए, सही ना, एक्स वाई जेड के लिए ग्राफ दे रखा है, और फिर तुम्हें से डिटेल पूछनी। तो ये ग्राफ दे रखा है ऐसे, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, ये एक्स के लिए है, ये वाई के लिए है, ये जेड के लिए, 3 के लिए दे रखा है, एक्स वाई जेड के लिए। तो टेम्परेचर सबसे कम इसका है, ये दे रखा है 293, 313, कुछ भी मान लो टेम्परेचर, कोई फर्क नहीं पड़ना, यहाँ टेम्परेचर कम है, 293, 313, फिर 333, ये ऐसे टेम्परेचर देखे हैं, वो दिख ही रहा है टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इसका वेपर प्रेशर सबसे जल्दी बन रहा है, मतलब इसके वेपर सबसे जल्दी बन रहे हैं एक्स के नहीं, यानी एक्स के फोर्सेस वीक है, वाई के वेपर्स ज्यादा टेम्परेचर बन रहे हैं, यानी इसके फोर्सेस थोड़े स्ट्रॉन्ग है। जेड के वेपर्स सबसे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, यानी इसके फोर्सेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कर लोगे क्वेश्चन कि नहीं? अब हो जाएगा कि नहीं? जैसे Yes, sir. ऑप्शन देखो, एक्स हैज हायर इंटरमोलिकुलर फोर्स इंटरेक्शन एज कंपेयर टू वाई, गलत हो गया। एक्स हैज लोअर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एज कंपेयर इन कंपैरिजन टू वाई, ये सही है। जेड हैज लोअर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन कंपैरिजन टू वाई, ये भी गलत हो गया। तो आंसर आ जाएगा सिर्फ बी वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर अमंग द, ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, अमंग द गैसेस ए टू ई, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैसेस दैट कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऑक्सीजन को छोड़कर के सारी गैसेस इसके अंदर। CO2 तो सबको पता ही है ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, वाटर वेपर्स भी होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होते हैं, और ओजोन भी। तो इससे O2 नहीं होती, तो ये आंसर आ जाएगा A, B, C और E। तो ऑप्शन देखोगे तो 4th ऑप्शन है। फिर 15 क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री का, 15 क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री का, बोला कि फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही इसी क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा है। फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, हाइड्रोक्साइड जितने भी होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज, तो अगर इसको कोगुलेट कराना है, यानी इसके मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करना है, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए। इसके मॉलिक्यूल्स को अगर इकट्ठा करना है तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए, तो कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी। कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी? कम।
कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी, जिसकी पावर ज्यादा है उसको कम अमाउंट में डालना पड़ेगा ज्यादा अमाउंट में। जैसे देखो पहले ऑप्शन K3FeCN6, K3FeCN6 जो है इसके अंदर नेगेटिव चार्ज कितना आ रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज सोल है, नेगेटिव चार्ज चेक करना, तो 3 नेगेटिव आया, 3 नेगेटिव आया। K2CrO4, इसमें K2 हटा दो तो CrO4 2 नेगेटिव आया, तो इसमें 2 नेगेटिव। तो कौन सा जल्दी इकट्ठा करेगा इसके मॉलिक्यूल्स को, कोगुलेट कौन करेगा जल्दी, ये करेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। 3 नेगेटिव इकट्ठा जल्दी करेगा ना, 3 नेगेटिव वाले की पावर ज्यादा होगी, 3 नेगेटिव वाले की पावर ज्यादा होगी, तो 2 नेगेटिव वाले की वैल्यू ज्यादा होगी। जिसकी पावर ज्यादा वो कम अमाउंट में डालना पड़ेगा ना, तो वैल्यू कम हो गई उसकी। और बाकी सब में चार्ज बराबर है तो उसको हटा दो, KBr KNO3 सब में नेगेटिव चार्ज बराबर है तो सब इक्वली करेंगे, AlCl3। यहाँ पे Cl नेगेटिव है, यहाँ पे NO3 नेगेटिव है, यहाँ पे Br नेगेटिव है, तो इसे इसमें सोचना नहीं है, तीनों की वैल्यू भी बराबर होगी, पावर भी बराबर होगी, लगभग पावर और वैल्यू बराबर होगी। क्लियर हो गया कि नहीं है? ध्यान रखना, इसमें वैल्यू पूछा हुआ है, पावर पूछता तो आंसर ऐसे आता, वैल्यू पूछी है तो उल्टा कर देना। पावर ज्यादा है तो उसको कम अमाउंट में डालना पड़ेगा, यानी वैल्यू कम होगी। क्लियर हो गई बात कि नहीं? क्लियर हो गया? Yes, sir. 16 क्वेश्चन, ये सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, तो थोड़ा चांसेस समझ आने के कम होंगे कि चैप्टर पढ़ा नहीं है अभी कई बच्चों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट्स A and B in the following reactions are, मेजर A and B in the following reactions are, ये दे रखा है, ये जनरल क्वेश्चन है। इसमें पेरोक्साइड के साथ हीट किया तो A मिला, पेरोक्साइड के साथ हीट किया, पेरोक्साइड के हीट करते हैं तो फ्री रेडिकल होता है मैग्नेटाइज, हीट किया तो A मिला, तो पेरोक्साइड के साथ हीट करेंगे तो जो वीक बॉन्ड होगा वो ये वाला होगा, यहाँ पे जो H है, ये इलेक्ट्रॉन इधर का, ये इलेक्ट्रॉन इधर का, ये टूट जाएगा और आंसर ये आ जाएगा। पहले ये रेडिकल CN के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है, C999 के साथ उसके साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है, तो ये बन जाएगा। अब A, जो A मिला है ये A मिल गया। अब A के अंदर जब हम डाल देंगे 1 2 3 4 5 पेंटीन डाल दिया है, पेंटीन A के अंदर डाला पेंटीन इस तरीके से, अच्छा ये डाल दिया। अब इसका क्योंकि यहाँ रेडिकल है इसलिए इसका होमोलैटिक फ्यूजन होगा, ये बनेगा, मैं हटा रहा हूँ, ये होमोलैटिक फ्यूजन हुआ तो ये बन जाएगा रेडिकल रेडिकल, ये रेडिकल बन जाएगा। अब क्योंकि अब ये रेडिकल और ये रेडिकल जुड़ेंगे, क्यों? क्योंकि ताकि सेकेंडरी रेडिकल रहे, सेकेंडरी रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, तो ये रेडिकल और ये रेडिकल जुड़ जाएंगे, ये दोनों रेडिकल जुड़ जाएंगे, और H जो लॉस हुआ था उसको ये वाला रेडिकल बाद में जाके गेन करेगा, तो उसको इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो आंसर आ जाएगा, और आंसर आ जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन चेक करना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब है 17 क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर, 17 क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉर द बामर सीरीज इन द स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम। बामर सीरीज है तो म्यू बार इज इक्वल टू R, Z स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1/n1 का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर यानी 1/n2 का स्क्वायर। बामर सीरीज के लिए बोला इसने, द करेक्ट स्टेटमेंट्स among first to fourth are, करेक्ट स्टेटमेंट among first to fourth, as wavelength decreases, wavelength डिक्रीज कर रही है अगर तो एनर्जी बढ़ेगी, द लाइंस इन द सीरीज कन्वर्ज, सही है बिल्कुल, कन्वर्ज मतलब जो लाइंस है वो पास आती जाएंगी, पहले दूर फिर थोड़ा पास फिर और पास फिर और पास फिर और पास, पता है जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस, एनर्जी बढ़ रही है बट डिफरेंस ऑफ एनर्जी विल डिक्रीज, डिस्टेंस कम होता जाएगा, तो लाइंस कन्वर्ज करने लग जाएंगी, यानी डाइवर्ज मतलब फैलेंगी और कन्वर्ज मतलब पास आएंगी, तो इससे कन्वर्ज करेंगी, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है सेकंड स्टेटमेंट है, द इंटीजर n1 इज इक्वल टू 2, n1 यानी इसका मतलब है ये अननोन को कह रहा है, n1 नहीं, n1 तो यही ना फर्स्ट वाला, n1 2 तो मैंने लिख ही दिया, ये n1 2 है तो ये भी ट्रू है। द लाइंस ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कॉरस्पॉन्ड्स टू n2 इक्वल टू 3, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगी? जब एनर्जी होगी कम, एनर्जी कम कब होगी? जब सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन सिर्फ थर्ड शेल पे जाए, सेकंड शेल ये रहा, सेकंड से थर्ड पे जाएगा तो एनर्जी कम होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी, और सेकंड से इन्फिनिटी पे जाएगा तो एनर्जी ज्यादा वेवलेंथ कम, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोली है तो n2 3 है, ये भी ट्रू आएगा, थर्ड वाला भी ट्रू है। फोर्थ ऑप्शन क्या है? द आयनिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम वेव नंबर ऑफ दीज लाइंस, आयनिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें फर्स्ट शेल से इन्फिनिटी पे ले जाना होता है, क्योंकि ये 2 से स्टार्ट हो रहा है
तो 2 से इन्फिनिटी पे जा सकता है, लेकिन 1 से इन्फिनिटी पे तो नहीं जा सकता, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इसके पहली 3 स्टेटमेंट सही है। ये समझ आ गया कि नहीं? थ्योरी वाला क्वेश्चन है, लेकिन सही ठीक-ठाक क्वेश्चन है थ्योरी वाला। समझ आ गया 17th क्वेश्चन कि नहीं? सर जो पहली वाली स्टेटमेंट है उसका मतलब बता दो फिर से मेरी। As wavelength decreases, the lines in the series converge. Converge यानी जैसे wavelength डिक्रीज कर रही है, अगर wavelength डिक्रीज करेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। यस सर। म्यू बार होता है ना 1 by लैम्डा। यस सर। वेवलेंथ अगर डिक्रीज करेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो लाइंस जो हैं वो पास आएंगी, दूर जाएंगी? डिफरेंस ऑफ एनर्जी कम होता जाएगा ना, लाइंस पाथ, एनर्जी बढ़ती जाएगी लेकिन डिफरेंस ऑफ एनर्जी कम होता जाएगा कि नहीं? यस सर। ठीक है सर। तो इसलिए कन्वर्ज, हाँ कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज मतलब फैल रही है, दूर हो रही है। समझा कि नहीं? ये यस सर। नेक्स्ट अब है क्वेश्चन नंबर 18th क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ। CO बॉन्ड लेंथ में अरेंज करना है। पहला है CH3OH। CH3OH में तो CO बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ही है, सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होता है। इसमें फिनॉल के अंदर रेजोनेंस होगी तो CO बॉन्ड नहीं रहेगा, कुछ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। इसमें आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, रेजोनेंस होगी तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। और तीसरा पॉइंट है पैरा इथॉक्सी फिनॉल। पैरा पे अगर इथॉक्सी ग्रुप आ जाएगा तो यहाँ पे OCH5 आ गया, तो ये भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, और ये भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, तो कुछ रिपल्शन होंगी दोनों में। इसलिए यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर अगर 1.6 आ रहा है, 1.4 तक आया मान लो, तो इस केस में जब पैराथॉक्सीफिनॉल आ जाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, तब बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 1.4, अब उतना नहीं हो पाएगा, 1.3 के आसपास आएगा, 1.3 के आसपास आ जाएगा। इसलिए पैराथॉक्सीफिनॉल में बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है। मिथेनॉल में सबसे ज्यादा होगी बॉन्ड। 19 क्या समझ आ गया क्वेश्चन की नहीं? है समझ आ गया कि नहीं? यस सर। 19 तो ये इजी क्वेश्चन था, टफ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब CH3 ये दे रखा है कुछ ऐसे डबल बॉन्ड, और Me डबल बॉन्ड OH ये दे रखा है, और इसमें डाला डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 डाला है, और फाइनल प्रोडक्ट पूछा हुआ है, जिसमें से 2 प्रोडक्ट के अंदर रिंग भी बनी हुई है। रिंग जहां पे रिंग आ जाती है, ट्राई करना रिंग वाला प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करना, सिविलिटी उसमें ज्यादा होती है। तो इसमें रिंग वाला प्रोडक्ट आने के चांसेस हैं कि नहीं वो देखेंगे। तो जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 है, डाइल्यूट H2SO4, तो अगर मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ, डाइल्यूट H2SO4 है, डबल बॉन्ड भी है, इसको अगर बाहर निकाल देते हैं, डबल बॉन्ड आया, Me डबल बॉन्ड प्लस, H प्लस ने अटैक किया, OH प्ले ये इलेक्ट्रॉन ले गया, -H2 हुआ, अब ये प्लस आ गया। अब ये प्लस आते ही, अब इलेक्ट्रॉन अगर मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, यहाँ आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव। इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव से जोड़े तो कितने की रिंग बन रही है? इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव से जोड़ो, कितने की रिंग बन रही है? चेक करो एक बार। सर 1 6 मेंबर 2 3 4 5 और ये 6 मेंबर की रिंग बन रही है। 6 की रिंग बना दो सीधा, इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव से जोड़ दो, ये बन गई 6 की रिंग। 6 की रिंग बन गई। 1 और 1 पे पॉजिटिव है, 6 पे नेगेटिव है। 6 पे 1 पे पॉजिटिव, मान लो यहाँ पॉजिटिव था, अब इसको जोड़ोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। वैसे 1 पे पॉजिटिव, 6 पे नेगेटिव, जोड़ के देखो इसको, 6 की रिंग एक आ रही है, और तुम ऑप्शन चेक करोगे तो उसके बाद जहां प्लस आएगा, जहां प्लस आ रहा है ना, वहां पे पानी का अटैक भी करा देना। डाइल्यूट H2SO4 है ही, पानी का अटैक करा देना, यहाँ OH बन जाएगा। आंसर करके देखना, निकल जाएगा आंसर 19 का। एक बार ट्राई करना, इसको हिंट दे दिया मैंने इसके अंदर, सही ना? अभी कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 20th क्वेश्चन बहुत इजी है, 20th क्वेश्चन देख लो, फिर एक बार रिजॉइन कर लेना, 5 क्वेश्चन रह जाएंगे। देखो इसमें बोला व्हेन जिप्सम इज हीटेड टू 393 केल्विन, क्या बनेगा इसमें? निशी बोलो, जिप्सम को हीट किया है
393 केल्विन थर्ड पे। ऑप्शन CaSO4 डॉट हाफ H2O। हाँ, और उसको फोर्थ अगर दोबारा ऑप्शन हीट कर दें, हाँ फोर्थ ऑप्शन, और अगर इसको दोबारा हीट कर दें ग्रेटर देन 393 केल्विन पे, डेड बॉन्ड प्लास्टर। हाँ CaSO4 मिल जाएगा। सही है, तो एक बार ये 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब 21 से देखना है एक बार रिजॉइन कर लेंगे 5-7 मिनट के लिए।